Hello learners. Today we are going to study excretory system. But before we study excretory system, one must know what is excretion. तो excretion क्या है? तो वो removal of waste है और अलग अलग तरीके के वेस्ट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. जैसे किसी में अमोनिया होता है, किसी में यूरिया होता है, किसी में यूरिक एसिड होता है एज एन excretory waste. Okay, so let us study the types of nitrogenous wastes which are found in different organisms. Ammonia as an excretory waste is found in aquatic organisms. Why? Because ammonia बहुत टॉक्सिक होता है और अमोनिया के रिमूवल के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो है वो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना लॉस ऑफ वाटर, राइट? तो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया इज देयर एज एन this excretory waste. Urea. Urea is an excretory waste in amphibians and mammals and it is lesser toxic than ammonia. और यूरिक एसिड कहाँ होता है? तो यूरिक एसिड जो है वो बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स में होता है. सो ऑर्गेनिजम्स दैट एक्सक्रीट आउट अमोनिया आर अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. यूरिया जो एक्सक्रीट आउट करते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं और यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट आउट करते हैं वो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ग्वानिन. ग्वानिन इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म. तो न्यूक्लियोटाइड का जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे ग्वानिन एज अ वेस्ट जनरेट होता है. किसमें? स्पाइडर्स में और पेंगुइन में. ऑर्निथ्यूरिक एसिड बर्ड्स में और हिपोन्यूरिक एसिड मैमल्स में एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट इट हैज बीन फाउंड. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. अब ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्सक्रीशन के लिए बने हुए हैं. जैसे अगर हम बात करें फाइला की, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, निडेरिया, तो जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन हो जाता है. प्लैटीहेल्मिन्थीज में प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल से एक्सक्रीशन होता है. एशियल हेलमिन्थीज में राउंड वर्म्स होते हैं और इनमें एच शेप्ड रेनेट सेल्स से एक्सक्रीशन होता है. एनेलिडा में नेफ्रीडिया जैसा स्ट्रक्चर है और आर्थ्रोपोडा में मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. बट क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन में होता है ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सिल ग्लैंड. और मॉलस्क में होता है केबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजानस. और हेमिकॉर्डेट्स में क्या होता है? तो प्रोबोसिस ग्लैंड होती है मेलानोग्लॉसिस में. तो ये अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम में होते हैं. लेकिन अभी हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में किडनी होती है. किडनी इज रेट्रोपेरिटोरियल एंड रेट्रोपेरिटोनियम होती है. रेट्रो मतलब पीछे की साइड होती है. और ये जो किडनी होती है ये इट इज फाउंड इन पेयर इन ह्यूमन बींग्स. एक पेयर होता है इसका. और ये किडनी की जब स्ट्रक्चर देखा जाता है तो इसमें मेम्ब्रेन्स होते हैं. कौन से मेम्ब्रेन्स होते हैं? तो रीनल फेशिया, एडिपोज टिश्यू और रीनल कैप्सूल. और इसके जब मेम्ब्रेन्स के अंदर का स्ट्रक्चर देखा गया तो ये इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस. एक कॉर्टेक्स पोर्शन होता है आउटर साइड में और अंदर वाली साइड में मेड्यूला होता है. और ये मेड्यूला का पोर्शन ही कुछ कॉर्टिकल पोर्शन में इमेजिनेट करता है. यानी मेड्यूला का कुछ पोर्शन कॉर्टिकल पोर्शन में इमेजिनेट करता है और क्या बना लेता है? तो रीनल ये मेड्यूलरी पिरामिड्स बनाता है, राइट? और ये जो मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं इनके बीच में, भाई ये तो है तो कॉर्टिकल रीजन ना, तो इनके बीच में क्या होता है? तो इनके बीच में होता है कॉर्टेक्स और उस कॉलम, वो जो कॉलम बनाता है कॉर्टेक्स उसको क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टन. और इसका जो कोनिकल एंड होता है, यहाँ जो ये एंड होता है इस कोन का, ये जो पिरामिड है इसका जो एंड है इसके नीचे क्या होता है? माइनर कैलिक्स. माइनर कैलिक्स कलेक्टिवली फॉर्म मेजर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स फिर बनाता है एक फनल लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं रीनल पेल्विस. क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस, राइट? और फिर यहाँ पर रीनल पेल्विस प्रोट्रूड आउट करता है यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में और अल्टीमेटली यूरेथ्रा के थ्रू जो है जो वेस्ट होता है वो बॉडी के बाहर आ जाता है. तो पैसेज कैसे हुआ? तो पैसेज हुआ सबसे पहले पिरामिड्स, फिर माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड पास आउट. और यहाँ पर आप देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? आर्टरी, ये क्या है? वीन. रीनल आर्टरी, रीनल वेन. तो ये जिस पॉइंट पे एंटर करता है उसको क्या बोलते हैं? हाइलम. तो ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किडनी का. अब किडनी का जो बेसिक
जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो नेफ्रॉन होता है। और हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन होता है ये कहाँ पर होता है किडनी में? भाई किडनी तो हमें ऐसा दिख रहा है, इतना बड़ा पोर्शन है, तो किडनी में कहाँ होता है? तो कॉर्टिकल पोर्शन में नेफ्रॉन होता है, इस पोर्शन में, और जक्स्टा मेड्यूलरी पोर्शन में कुछ नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन दिस this kidney, right? So these are the types of nephrons. Let us study the function of kidney, कि क्या किडनी का फंक्शन। एक तो समझ में आया कि यूरिन का रिमूवल है, फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट का पैसेज के लिए यूरिन फॉर्मेशन और फिर फाइनली फर्दर उसका रिमूवल। लेकिन क्या सिर्फ यही काम है किडनी का कि यूरिन का फॉर्मेशन करके रिमूव करे? नहीं, किडनी के और भी काम है। जैसे किडनी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है, एसिड बेस बैलेंस करती है, या ओवरऑल बोले तो होम्योस्टासिस में बैलेंस करती है, होम्योस्टासिस मेंटेन करती है। होम्योस्टासिस इज मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, राइट? और किडनी कैसे बैलेंस करती है तो ये हम फर्दर पढ़ेंगे जब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फंक्शन पढ़ेंगे, कि कैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स तो हैं बॉडी में वापस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और कैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स या कुछ ऐसी वेस्ट मटेरियल होता है जो वापस से उनका एक्सक्रीशन होता है, उनका रिमूवल होता है। तो ये कैसे किडनी करती है। और हार्मोन्स कौन से किडनी प्रोड्यूस करती है? तो दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, और एक हार्मोन होता है रेनिन। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन भी होता है। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कहाँ पर एक्ट करता है? तो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन एक्ट करता है बोन मैरो पे। कहाँ एक्ट करेगा? तो बोन मैरो पे एक्ट करता है। और बोन मैरो पे एक्ट करके क्या बनाता है? तो बोन मैरो पे एक्ट करके ये बना लेता है, आरबीसीज का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? आरबीसीज का, राइट? और आरबीसीज के फॉर्मेशन से फर्दर क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन का कंटेंट इंक्रीज होगा, तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो आरबीसीज का इंक्रीज हुआ किससे? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन से। और थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन से क्या होता है? तो थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन से बेसिकली थ्रोम्बोसाइट्स का इंक्रीज होता है। और रेनिन से क्या होता है? तो रेनिन से ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, और सिस्टम जो होता है इट इज रेगुलेटेड वाया रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, राइट? सो किडनी का फंक्शन खाली यूरिन का फॉर्मेशन और रिमूवल नहीं है, किडनी का फंक्शन इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी है, एसिड बेस का बैलेंस भी है, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टासिस। इसके अलावा किडनी का रोल ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस में भी है, किडनी का रोल आरबीसी के फॉर्मेशन में भी है, थ्रोम्बोसाइट्स के फॉर्मेशन में भी है, राइट? सो किडनी के बहुत सारे रोल्स हैं, खाली यूरिन फॉर्मेशन ही किडनी का रोल नहीं है, राइट? सो कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो ये नेफ्रॉन में एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल, राइट? वी कॉल इट बोमेन्स कैप्सूल। और फिर ये फर्दर प्रोट्रूड करता है इनटू अ रीजन व्हिच इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मींस नियर, कॉन्वोल्यूटेड मींस बहुत सारा फोल्डिंग्स है, कॉन्वोल्यूशंस हैं, फोल्डिंग्स हैं, और ट्यूब्यूल माने कि ट्यूब्यूलर रीजन है। फिर ये फर्दर बनाता है डिस्टल डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड अल्टीमेटली ascending limb of loop of Henle, and then it goes to form this DCT. DCT is distal convoluted tubule and this is the collecting duct. तो ये तो हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। और नेफ्रॉन में ये जो कैपिलरीज आ रही हैं इनको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस क्या है? तो भाई ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो कैपिलरीज किसकी होंगी बॉडी में? यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं वो ब्लड की कैपिलरीज हैं। तो जो कैपिलरीज आ रही हैं वो कलेक्टिवली क्या बनाती हैं? ग्लोमेरुलस बनाती हैं। और ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज हैं दे आर ओनली कैपिलरीज इन द बॉडी विच स्टार्ट विद आर्ट्रियोल एंड एंड्स विद आर्ट्रियोल। तो ये जो स्टार्ट होती है वो भी आर्ट्रियोल से होती है, और एंड कहाँ से होती है? तो एंड भी आर्ट्रियोल में होती है। तो इट स्टार्ट्स विद आर्ट्रियोल एंड इट एंड्स विद आर्ट्रियोल। सो दीज आर द ओनली कैपिलरीज इन द बॉडी। अब जब हम ग्लोमेरुलस का फंक्शन देखेंगे कि कैसे ये कैपिलरीज जो है इनका फिल्ट्रेशन होता है, तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि फिल्ट्रेशन बैरियर का क्या रोल है। और फिल्ट्रेशन जो है वो प्रेशर डिपेंडेंट होता है। कैसे होता है भाई? प्रेशर कहाँ से जनरेट हो रहा है? यस। और फिर अल्टीमेटली जो कुछ आयंस हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन होना है, बॉडी में वापस से जाना है, ऐसा तो नहीं है कि भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो कुछ ऐसे आयंस तो नहीं है जो
वापस से यूरिन में चले जा रहे हैं, उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी। तो कैसे किडनी सारी चीजों को रेगुलेट करती है, वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर, राइट। राइट नाउ दिस इज जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, Bowman's capsule, PCT, loop of Henle, DCT and collecting duct. और नेफ्रॉन्स जो होते हैं, ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, और ये फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी का। नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं कॉर्टिकल रीजन में, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो जक्स्टा मेडुलरी रीजन में होते हैं। मेन वर्क क्या होता है इसका, यूरिन का फॉर्मेशन करना। 85% ऑफ द नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं 15% होते हैं बॉडी में, और इनका जो काम होता है वो होता है यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होता है उनका लूप ऑफ हेनले कॉर्टिकल नेफ्रॉन से ज्यादा बड़ा होता है। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक होता है रीअब्जॉर्प्शन, और एक होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अगर मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करती हूँ तो मैंने फिल्ट्रेशन बैरियर की बात अभी की थी। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में होता यह है कि हमने ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर देखा। तो ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर कैसा था, तो ग्लोमेरुलस एक कप शेप स्ट्रक्चर है, इट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर, राइट। और वो जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसमें क्या आ रहा है, तो इसमें जो है इस कप शेप स्ट्रक्चर में कैपिलरीज आ रही हैं। कौन सी कैपिलरीज, ब्लड की कैपिलरीज। और फिल्ट्रेशन किसका होना है, तो अल्टीमेटली ब्लड में फिल्ट्रेशन, इट्स फिल्ट्रेशन होना है, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन से मेम्ब्रेन्स हैं जो इस फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करते हैं। तो पहला जो मेम्ब्रेन होता है वो कौन सा होता है, तो पहला जो मेम्ब्रेन होता है वो होता है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। पहला मेम्ब्रेन है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर ये जो सेकंड मेम्ब्रेन होता है ये कौन सा होता है, तो ये सेकंड जो होता है इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो थर्ड वाला होता है वो कौन सा होता है, तो पोडोसाइट्स होते हैं। किसके पोडोसाइट्स, विसरल लेयर के। विसरल लेयर किसकी होती है, तो बोमन्स कैप्सूल की विसरल लेयर होती है। देखिए बोमन्स कैप्सूल में दो लेयर होती है, एक होती है विसरल लेयर और एक होती है पेराइटल लेयर। तो विसरल लेयर तो बैरियर बनाती है, लेकिन पेराइटल लेयर जो आउटसाइड एंड पे होती है, पेराइटल लेयर वो बैरियर नहीं बनाती। तो कौन सी लेयर बैरियर बनाती है, विसरल लेयर जो है, यहाँ पर जो लेयर होती है विसरल लेयर वो बैरियर बनाती है, दिस लेयर फॉर्म्स द बैरियर, ठीक है। पेराइटल लेयर डू नॉट फॉर्म्स द बैरियर। और विसरल लेयर क्या करती है, तो वो पोडोसाइट्स बनाती है। पोडोसाइट्स क्या होते हैं, पोडोसाइट्स ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, स्लिट्स बनाती है, जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। जिनके थ्रू क्या होता है, जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। क्या बनाती है, स्लिट्स बनाती है जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, राइट। तो ये हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। लेकिन ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन होता है इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, और ये एक प्रेशर डिपेंडेंट फिल्ट्रेशन होता है। तो ये प्रेशर डिपेंडेंट फिल्ट्रेशन कैसे होता है, वो प्रेशर कैसे जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, क्या रीजन है। और फिर उसके बाद आपने ये तो देख लिया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो प्रेशर कैसे जनरेट हो रहा है और इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं। फिर जब फिल्टर हुआ तो जो फिल्ट्रेट आया, यस, जो फिल्ट्रेट आया, तो वो जो फिल्ट्रेट आया क्या उसमें खाली हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं या फिर यूजफुल भी है, ये सारी चीजें देखते हैं। देखिए फिल्ट्रेशन का जो प्रेशर है वो क्यों जनरेट हुआ, तो वो फिल्ट्रेशन का प्रेशर इसीलिए जनरेट हुआ क्योंकि एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर है वो डायमीटर अलग अलग है। तो एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल के डायमीटर में देख पा रही हूँ, ये डायमीटर जो है ये इससे अलग है, राइट। फिर इसके अलावा जो ब्लड है इन कैपिलरीज में वो एक फोर्स जनरेट करता है, एक प्रेशर जनरेट करता है, और वो प्रेशर को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। और ये कितना होता है, 60 mmHg। इसके अलावा यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है, कुछ तो फिल्टर हो रहा है, वो भी एक प्रेशर जनरेट करता है, और वो कितना होता है, 18 mmHg। और उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके अलावा तीसरे तरीके का प्रेशर होता है, और वो होता है प्रोटीन्स की वजह से, प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से, और वो होता है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर।
और वो कितना होता है, तो वो होता है 32 mmHg। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हुआ, देखिए नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हुआ कि जो जीसीपी है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर 60 mmHg माइनस ऑनकोटिक प्रेशर विच इज 18 mmHg, सॉरी hydrostatic pressure which is 18 mmHg and colloidal osmotic pressure which are working in opposite direction, right? तो ये ऊपर की साइड वर्क कर रहे हैं और ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर नीचे की साइड, बोमन्स कैप्सूल की साइड फोर्स लगा रहा है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हुआ, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हुआ 10 mmHg। एंड ये जो प्रेशर है, दिस फेवर्स द फिल्ट्रेशन, इसे बोलते हैं इसेंशियल प्रेशर, और इसी की वजह से फिल्ट्रेशन होता है, राइट। सो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होता है वो कैसे कितना प्रोड्यूस होता है, वो होता है 125 ml पर मिनट या 180 लीटर्स पर डे। तो प्रेशर जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हुआ वो कितना हुआ 10 mmHg, और फिल्ट्रेशन प्रेशर इन सारे ही प्रेशर्स की वजह से एक जो क्यूमुलेटिव प्रेशर है जो जनरेट हो रहा है, जो हम कहेंगे कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो जनरेट हो रहा है, उसी की वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, अब जो फिल्ट्रेट बना उसमें यूजफुल सब्सटेंस भी है और हार्मफुल सब्सटेंस भी है। तो बॉडी क्या करेगी भाई, फिल्ट्रेट जो बना, जो यूजफुल सब्सटेंस है उनको तो वापस से बॉडी में रीअब्जॉर्ब करवाएगी, और जो हार्मफुल सब्सटेंस है उस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट उनको एक्सक्रीट आउट करवा देगी, भाई तुम जाओ बॉडी से, बॉडी को तुम्हारी हार्मफुल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं, तो इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे एरिथ्रोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, राइट। तो ये सब का, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल फिल्टर आउट होते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, प्रोटॉन्स, ये सब फिल्टर आउट होते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल से इन अ प्रेशर डिपेंडेंट सिस्टम। ये प्रेशर डिपेंडेंट सिस्टम, इसको, इस फिल्ट्रेशन को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट। और यहाँ पर अब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि अब जो इसेंशियल है वो फिर से आएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर से बॉडी में जाएंगे, फिर से बॉडी फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएंगे एंड पेरिटुब्युलर कैपिलरीज में जाएंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो आपने यूरिन फॉर्मेशन का पहला प्रोसेस देख लिया विच इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब जो सेकेंड प्रोसेस है वो है रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्युलर सिक्रीशन। अब रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्युलर सिक्रीशन किसका फंक्शन होता है, तो ये ट्यूब्युलर पोर्शन का फंक्शन होता है। स्ट्रक्चर देखिए पहले कि ये जो स्ट्रक्चर है ये तो बोमन्स कैप्सूल है, ये जो कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है जैसे हमने पढ़ा ये क्या है, तो ये पीसीटी है। फिर ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर यहाँ पर ये जो कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है ये क्या है, डीसीटी है, क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद अल्टीमेटली क्या आ रहा है, तो डीसीटी के बाद जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पर कौन कौन से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं, कितने अमाउंट में अब्जॉर्ब होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, राइट। तो देखिए यहाँ बाइकार्बोनेट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है पीसीटी में, और बाइकार्बोनेट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है डीसीटी में भी। लेकिन 90% जो बाइकार्बोनेट का अब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, पीसीटी में। इनफैक्ट मोर देन 70% इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही हो जाता है। और वाटर का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, ऑब्लिगेट वाटर अब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। वाटर का अब्जॉर्प्शन पीसीटी में भी हो रहा है, वाटर का अब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब में भी हो रहा है, वाटर का अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, तो डीसीटी में भी हो रहा है। वाटर का अब्जॉर्प्शन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में भी हो रहा है। वाटर का अब्जॉर्प्शन कहाँ नहीं हो रहा है ये पूछेगा ना, तो वाटर का अब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। अब बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, तो बाइकार्बोनेट का अब्जॉर्प्शन डीसीटी में भी हो रहा है। तो बाइकार्बोनेट का कितना परसेंट अब्जॉर्ब होता है पीसीटी में, तो 90% जो है वो अब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी में ही। कितना अब्जॉर्प्शन हो जाता है, 90% अब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी में ही, राइट। तो 90% अब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी में ही बाइकार्बोनेट का हो जाता है। और बाकी का 10% कहाँ होता है, तो बाकी का 10% जो है वो डीसीटी में होता है। अब देखिए NaCl, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन भी पीसीटी में हो रहा है, और ये कितना होता है, तो 70% के राउंड अबाउट, 67 to 70% का राउंड अबाउट NaCl का होता है यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन, राइट। और फिर यहाँ पर NaCl का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में भी हो रहा है, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब में भी हो रहा है, और यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में भी हो रहा है। तो कहाँ नहीं हो रहा है, तो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में नहीं हो रहा है, बाकी सब जगह पे NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट।
तो यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि NaCl कितना परसेंट में हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज और है जो लिखी नहीं है, वो है ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन भी पीसीटी में होता है। अब ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो रहा है, तो कैसे होता है? तो सोडियम आयन की हेल्प से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इतना चीज समझना कि कहाँ पर कौन सी चीज रीअब्जॉर्ब हो रही है, कौन सा, किस पार्ट में, जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसके किस पार्ट में, ट्यूब्यूलर रीजन के क्या चीज रीअब्जॉर्ब हो रही है। और इसके साथ में ये भी देखना कि कौन सी चीज का रिमूवल हो रहा है। जैसे देखा देखा गया कि पीसीटी में जो रिमूवल हो रहा है वो प्रोटॉन्स का हो रहा है, और किसका हो रहा है, और प्रोटॉन्स का रिमूवल हो रहा है, और अमोनिया का भी रिमूवल हो रहा है। इजंट इट? अमोनिया का भी रिमूवल यहाँ पर हो रहा है। और वहीं डीसीटी में देखा गया कि वहां पर रिमूवल हो रहा है प्रोटॉन्स का, और पोटेशियम आयन का भी रिमूवल हो रहा है। तो ये इसका सिक्रीशन हो रहा है। किसका सिक्रीशन हो रहा है? प्रोटॉन्स का, अमोनिया का, ये पोटेशियम आयन का और प्रोटॉन्स का ये सिक्रीशन हो रहा है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हो रहा है। यानी कि ये सारी की सारी चीजें वापस से फिल्ट्रेट में चली जाएंगी। और ऊपर जो चीजें हैं, बाइकार्बोनेट है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, इन सब का वापस से इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ऑब्लिगेटरी होता है यहाँ पर पीसीटी में, और फैकल्टेटिव होता है पीसीटी डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में। कैसा होता है? तो फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पर जो लर्नर्स सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहा है, उनको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स काम करते हैं इन आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो जो आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए जो ग्लूकोज आयन, यहाँ पर जो ग्लूकोज देख रहे हैं, तो ग्लूकोज का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एसजीएलटी से होता है। एसजीएलटी क्या है? एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। एसजीएलटी इज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर ये होता है कि ये इट डज नॉट डायरेक्टली यूज एटीपी, ये खुद डायरेक्टली यूज नहीं करता है एटीपी, बट इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेडियंट ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन के ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। तो ये क्या करेगा कि सोडियम आयन को पंप करेगा अलोंग द ग्रेडियंट, और ग्लूकोज को पंप करेगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट। तो एसजीएलटी की हेल्प से, एसजीएलटी की हेल्प से यहाँ पर ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर इस एंड पे जो ये वाला एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड किसका? पीसीटी का। तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर काम करता है जिसको बोलते हैं सोडियम आयन प्रोटॉन एक्सचेंजर। सोडियम आयन प्रोटॉन एक्सचेंजर। तो सोडियम आयन जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा और प्रोटॉन्स का एक्सचेंज होगा, यानी कि प्रोटॉन्स का सिक्रीशन होगा यहाँ पर। ठीक है, सो ये इट विल अब्सॉर्ब द सोडियम आयन एंड प्रोटॉन्स का सिक्रीशन होगा। इसके अलावा असेंडिंग लिम्ब में क्या, कौन सा ट्रांसपोर्टर होता है? तो असेंडिंग लिम्ब में होता है एनकेसीसी। क्या बोलते हैं? एनकेसीसी, सोडियम आयन डिपेंडेंट पोटेशियम आयन क्लोराइड ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, तो सोडियम आयन डिपेंडेंट पोटेशियम आयन क्लोराइड ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं? तो ये क्या करते हैं? सोडियम आयन, मैंने यहाँ Na लिखा नहीं है, ये Na है। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, पोटेशियम आयन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बस आप ये याद रखेंगे कि यहाँ एनकेसीसी काम करता है असेंडिंग लिम्ब में, और यहाँ पर सोडियम आयन प्रोटॉन एक्सचेंजर, और सोडियम जो ग्लूकोज होता है वो किसके हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है? तो जो ग्लूकोज होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है एसजीएलटी की हेल्प से। राइट, अब यहाँ पर जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो इट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर खाली वाटर का परमिएबिलिटी होता है। तो इस फिल्ट्रेट में जितना भी वाटर होगा उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। कहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। अब देखिए, जब ब्लड यहाँ पर आता है इस रीजन में, जब ब्लड फिल्ट्रेट होता है तो ब्लड कैसा होता है? फिल्ट्रेट कैसा होता है? आइसोटोनिक होता है ब्लड के लिए। ब्लड से आइसोटोनिक मीन्स उसकी जो टोनिसिटी होती है, कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सेम होता है।
एज द ब्लड, राइट। लेकिन जब यहाँ पर देखते हैं, जब यहाँ पर तो सारी चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का भी हुआ, आयंस का भी हुआ, तो यहाँ पर भी टोनिसिटी पीसीटी तक भी आइसोटोनिक टोनिसिटी मेंटेन रहती है लगभग। लेकिन फिर जब यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब में आते हैं तो ये हाइपरटोनिक हो जाता है। हाइपरटोनिक क्यों हो जाता है? क्योंकि वाटर तो वापस रीअब्जॉर्ब हो गया, अब यहाँ सॉल्ट्स बचे तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया? हाइपरटोनिक हो गया। अब जब असेंडिंग लिम्ब देखी जाती है तो असेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, सिर्फ सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेट कैसा हो जाता है? हाइपोटोनिक हो जाता है। हाइपोटोनिक हो जाता है क्योंकि सॉल्ट्स तो सारे रीअब्जॉर्ब हो गए, यहाँ पर जो वाटर हुआ वो कैसा हो गया? अब हाइपोटोनिक हो गया, क्योंकि सॉल्ट सारे वापस बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो गए। ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन में ये याद रखना है कि डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है किसके थ्रू? एडीएच के थ्रू। किसके थ्रू? एडीएच के। एडीएच क्या है? वैसोप्रेसिन, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, राइट। अब ये जो एडीएच है या वैसोप्रेसिन है, ये क्या करता है? अपने रिसेप्टर्स को बाइंड करता है। और इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो वो डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट पे फिर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए इसका रिसेप्टर है तो इसका रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर ये जो है अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो मान लीजिए ये एडीएच है, ये एडीएच है, इसने अपने रिसेप्टर से बाइंड कर लिया जाके। अब जैसे ही ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो क्या साइकिल चालू होगी? तो ये सिग्नलिंग स्टार्ट होती है, और एटी जीपीसीआर सिग्नलिंग स्टार्ट होती है, और एटीपी कन्वर्ट होता है साइक्लिक एएमपी में, जो एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को, फॉस्फोकाइनेज पीकेए को। और फिर वहां पर जो ये पीकेए है ये एक्टिवेट, ये ओपन करता है कौन से चैनल्स? एक्वापोरेंस। तो एक्वापोरेंस एक्टिवेट होते हैं, और वो एक्वापोरेंस कहाँ पर एक्टिवेट होते हैं? कहाँ पर वो एक्वापोरेंस एक्टिवेट होते हैं? तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पर, इस जगह पर, कलेक्टिंग डक्ट पे और डीसीटी पे। और यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। कैसा? फैकल्टेटिव। यानी कि जब मैं देखती हूँ कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ऑब्लिगेटरी है तो वो पीसीटी में है, और फैकल्टेटिव कहाँ पर है? तो फैकल्टेटिव डीसीटी में है और कलेक्टिंग डक्ट में है। ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा डायबिटीज, राइट। तो डायबिटीज की जब बात की जाती है तो डायबिटीज में देखते हैं कि दो तरीके की डायबिटीज इंसिपिडस होती है। और जो डायबिटिक पर्सन होता है उसकी बॉडी में, मतलब वो, उसको यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। अब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन उस डायबिटिक पेशेंट में क्यों नहीं हो पा रहा है? इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पहली चीज, न्यूरोजेनिक और नेफ्रोजेनिक। न्यूरोजेनिक मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड तो एडीएच बना नहीं पा रही, सिक्रीट नहीं कर पा रही है हार्मोन। और नेफ्रोजेनिक मतलब एडीएच तो प्रोड्यूस हो रहा है बट उसका रिसेप्टर जो है वो काम नहीं कर रहा है। अब रिसेप्टर नहीं काम करेगा तो भी भाई दिक्कत है, रिसेप्टर काम करेगा तभी तो एक्वापोरेंस खुलेंगे। एक्यू क्या खुलेंगे? एक्वापोरेंस खुलेंगे। अगर रिसेप्टर काम नहीं करेगा तो एक्वापोरेंस ओपन ही नहीं होंगे। रिसेप्टर काम नहीं करेगा तो ये एक्वापोरेंस क्या है? ये ओपन ही नहीं होंगे, राइट। तो जब ये रिसेप्टर काम करेगा तभी एक्वापोरेंस ओपन होंगे। दोनों ही चीज में ब्लड में जो लॉस होगा वो वाटर का होगा। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, क्योंकि वहां पर या तो एडीएच का प्रोडक्शन नहीं होता है या फिर उनका जो रिसेप्टर है वो काम नहीं कर रहा होता है। तो आई होप यहाँ पर ये सारी ही चीजें आपको क्लियर हो गई, right? So I hope you like the video. Thank you so much. Bye bye.